स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो 30 यूनिट हमारी चल रही है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसमें 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4th लेक्चर में जो हम आपके टॉपिक कवर करेंगे वो है एयर कंडीशनिंग और साइक्रोमेट्रिक टर्म। एयर कंडीशनिंग और साइक्रोमेट्रिक टर्म, देखिए इसमें हम आपको ये बताएंगे कि एयर कंडीशनिंग क्या होती है। अब तक जो हमने आपको पढ़ाया है वो आपको रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया है। रेफ्रिजरेशन मतलब रेफ्रिजरेटर। अब एयर कंडीशनिंग का मतलब होता है जो आपकी एसी यूज करते हैं घर में, उसे ही कहते हैं एयर कंडीशनर, ठीक है नहीं। तो वो एयर कंडीशनर का जो प्रोसेस है वो एयर कंडीशनिंग कहलाता है। तो एयर कंडीशनिंग क्या होती है उसकी बात करेंगे, उसके बारे में समझाएंगे आपको। और कुछ टर्म्स होती हैं जो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें कहते हैं साइकोमेट्रिक टर्म्स। उनके बारे में एक एक के बारे में बात करेंगे। लगभग 9-10 साइकोमेट्रिक टर्म्स होती हैं जिनके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक चलते हैं पहले एयर कंडीशनिंग पर कि एयर कंडीशनिंग क्या है। तो देखिए एयर कंडीशनिंग आपको एसी से ही समझ में आ रहा होगा कि एयर कंडीशनिंग क्या है। आपकी एयर कंडीशनिंग क्या करेगी, जो आपका अंदर का स्पेस होगा उसे ठंडा करेगी, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगी और उस हीट को एसी के बाहर यानी एटमॉस्फेयर के बाहर छोड़ देगी। आपने जैसे देखा होगा जो आपकी विंडो एसी होती है उसमें जो पोर्शन कमरे के अंदर रहता है वहाँ से तो ठंडक आती है, और जो एसी के पोर्शन जो पोर्शन बाहर रहता है, कमरे से जो बाहर रहता है, वहाँ से आप कभी पीछे साइड में देखना वहाँ से गर्म हवा आती है, ठीक है नहीं। तो वो एयर कंडीशनिंग का प्रोसेस क्या है, अंदर ठंडी हवा कैसे आ रही है और बाहर आपकी गर्म हवा कैसे निकल रही है, वही प्रोसेस है आपका एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो देखिए एन एयर कंडीशनर is a system that is used to cool down a space by removing heat from the space and moving it to some outside area। आपका जो एयर कंडीशनर है वो एक ऐसा सिस्टम है जो किसी स्पेस को कूल करने के काम आता है, उसके टेम्परेचर को कम करने के काम आता है। बाई रिमूविंग हीट फ्रॉम द स्पेस, किसके द्वारा, जो आपका स्पेस है, जिस स्पेस को आपको ठंडा करना है उसकी हीट को रिमूव करता है, और इस हीट को रिमूव करने के बाद उसे मूव कर देता है आउटसाइड द एरिया, जो जिस स्पेस को आपको ठंडा करना है उस स्पेस के बाहर, ठीक है नहीं। तो ये प्रोसेस जो आपका सिस्टम है वो कहलाता है एयर कंडीशनर। क्या कहलाता है, एयर कंडीशनर कहलाता है। ये बिल्कुल आपका जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था वही प्रोसीजर पर काम करता है, वही कंपोनेंट सब यूज होते हैं, वही सब वर्क है। बस थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करने की बात होती है। आपका जो रेफ्रिजरेटर के अंदर हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं वो है लगभग -15 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो एसी में हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो होता है आपका +15 डिग्री सेंटीग्रेड। बस ये फर्क रहता है, ठीक है ना। तो देखिए एयर कंडीशनिंग इज दैट प्रोसेस यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन सर्टेन टेम्परेचर, relative humidity and air purity condition in indoor space. This process is typically applied to maintain a level of personal comfort। यानी जो आपका एयर कंडीशनर है वो केवल टेम्परेचर को ही कम नहीं करता, टेम्परेचर कम करने के साथ साथ आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, जो हवा में नमी होती है, उसे भी मेंटेन करता है, और जो एयर का प्योरिटी लेवल है, एयर के अंदर जो डस्ट होती है, जो डर्ट होती है, उसे भी कमरे से दूर करता है। आपने जैसे बरसात के समय में देखा होगा, बरसात का जब समय चलता है उस समय आपका जो टेम्परेचर होता है वो तो रहता ही है ज़्यादा, लेकिन उसके साथ साथ एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी जो उसमें नमी रहती है, जो मॉइस्चर रहता है एयर में, वो ज़्यादा रहता है। अब उस मॉइस्चर एयर को, जो आपका एयर जो ज़्यादा, एयर के अंदर जो मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उस मॉइस्चर को भी आपका एसी कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि एसी में बैक साइड से पानी टपकता रहता है, तो वो पानी कहाँ से आता है, आप एसी के अंदर पानी तो डालते नहीं, तो वो पानी आ रहा है, वो क्या कर रहा है, एयर के अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसे भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसे क्या कर रहा है, उस मॉइस्चर को बाहर रिमूव कर रहा है एटमॉस्फेयर में। क्लियर नहीं। तो आपका जो एसी है वो कमरे के टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहा है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन कर रहा है, और जो एयर की प्योरिटी है, आपने देखा होगा जब एयर के अंदर एक फिल्टर लगा रहता है, एयर फिल्टर क्या करता है, जो भी उसके अंदर डस्ट वगैरह होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। हम जब एसी की सर्विस कराते हैं तो आप एयर फिल्टर की हालत देखना, एयर फिल्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदगी भरी हुई होती है, तो वो गंदगी कहीं बाहर से नहीं आती, वो गंदगी उसी एयर से
आपका जो फ्रीज है उसका एयर फिल्टर एयर से एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके कमरे को डस्ट फ्री एयर मिलती है, ठीक है नहीं। तो डस्ट फ्री एयर मिलेगी, ठंडी एयर मिलेगी, और जो ह्यूमिडिटी लेवल होगा वो भी उसका कंफर्ट लेवल का होगा। यानी मेन जो एसी का काम है वो आपको पर्सनल कंफर्ट देने के लिए है। कंफर्ट आपको तभी मिलेगा जब एयर आपकी डस्ट फ्री हो, एयर की ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो और एयर का टेम्परेचर भी कम हो, या आपके कंफर्टेबल जो जोन जो है उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन टू इंश्योर करेक्ट ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट और मशीनरी that need to operate in specific environmental condition or alternatively to be able to carry out certain industries procedure। क्लियर है? यानी इसका ये मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि एयर कंडीशनर का यूज हम घर पर या ऑफिस में ही करते हैं। एयर कंडीशनर का जो यूज है वो इंडस्ट्री के एप्लीकेशन में भी यूज होता है। देखिए, कुछ मशीनें या कुछ मशीनों के ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो आप एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही कर सकते हैं। जैसे आपकी प्रिंटिंग की इंडस्ट्री है, आपको जब या टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उन सब में आपको मॉइस्चर भी कंट्रोल करके रखना पड़ता है और टेम्परेचर भी कंट्रोल करके रखना पड़ता है। अगर आप उसमें एयर कंडीशनर का यूज नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रिंटिंग है या फोटोग्राफिक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें आप उन ऑपरेशन को नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है, तभी आप उस ऑपरेशन को कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में भी एयर कंडीशन का अच्छा खासा यूज होता है टेम्परेचर और जोन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, टू कूल ए सब्सटेंस नोन एज ए रेफ्रिजरेंट इज प्रोसीड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए, मेन वही चीज़ है कि जो आपका कूल कर रहा है, जो कूलिंग क्रिएट कर रहा है, वो एसी के अंदर भी रेफ्रिजरेंट ही कूलिंग क्रिएट करता है। रेफ्रिजरेंट ही वो एलिमेंट है जो आपका रेफ्रिजरेंट के अंदर या एसी के अंदर जो एसी होती है, आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर कूलिंग क्रिएट करता है, ठीक है नहीं। तो रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, वही प्रोसेस देखिए इसमें बताया है इसने। एक कोल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द हॉटर रूम इन द इवेपरेटर कूलिंग द रूम डाउन, ठीक है नहीं। आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट जो है आपका जो कोल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, क्योंकि जब इवेपरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट जाता है तो उसका टेम्परेचर लो होता है, प्रेशर लो होता है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसने कहा है एक कोल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द हॉटर रूम। वो क्या करेगा, आपका जो कमरा है, जो गर्म कमरा है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो रेफ्रिजरेंट है ठंडा आपका, वो उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा इन द इवेपरेटर, कहाँ, इवेपरेटर में, एंड कूलिंग द रूम डाउन, और रूम को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, ठीक है नहीं, क्योंकि वहां से उसने उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो द रेफ्रिजरेंट देन चेंज फेज टू ए गैस एंड इट पुट थ्रू ए कंप्रेसर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। अब आपको पता है जब वो आप वहाँ की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी फेज को चेंज कर लेता है। रेफ्रिजरेंट का जो फेज है वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है नहीं। फेज टू ए गैस, गैस कह लो या वेपर कह लो, एक ही बात है। एंड इज पुट थ्रू ए कंप्रेसर टू इंक्रीज इज टेम्परेचर, और फिर वहाँ से वो कंप्रेसर में चला जाता है जहाँ पर हम उसके टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, रेफ्रिजरेंट देन पासिस थ्रू द कंडेंसर कोइल ट्रांसफरिंग इट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट टू द आउटसाइड एयर। यानी जब रेफ्रिजरेंट आपका कंप्रेसर से कहाँ जाता है, कंप्रेसर से वो कंडेंसर कोइल में जाता है, तब वो अपनी हीट को, क्योंकि कंप्रेसर से क्या हुआ, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया यानी हीट उसके अंदर ज़्यादा हो गई, तो जब कंडेंसर में हो जाएगा तो वो अपनी ज़्यादा हीट जो उसके अंदर होती है उसे रिलीज कर देता है, कहाँ पर, आउटसाइड एरिया में। यानी जब हमें एसी के पीछे गर्म हवा लगती है उस समय आपका रेफ्रिजरेंट क्या कर रहा है, उस समय आपका रेफ्रिजरेंट अंदर की जो हीट है, जो उसके रेफ्रिजरेंट के अंदर की जो हीट है, उस रेफ्रिजरेंट की हीट को एटमॉस्फेयर में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर नहीं। तो अब उसके बाद देखिए, तो हीट ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, जब वो हीट ट्रांसफर करेगा तब क्या होगा उसके बाद। तो देखिए, रेफ्रिजरेंट एक्सपेंड इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट्स प्रेशर एंड कूल डाउन टू बिलो द रूम टेम्परेचर बाय एक्सपेंशन वाल्व टू रिपीट द साइकिल अगेन, ठीक है। इसके बाद जब आपका कंडेंसर से आपका रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा, तो बाहर मतलब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से प्रोसेस पूरा करने के बाद बाहर आएगा, तब उसका प्रेशर तो हाई रहेगा, जैसे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में था, उसका जो टेम्परेचर है वो मीडियम रहेगा, और टेम्परेचर मीडियम होने के साथ साथ आपको जो रेफ्रिजरेंट होगा वो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा।
किसमें हो जाएगा, वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और वो हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर जो लिक्विड फॉर्म होगी आपकी रेफ्रिजरेंट की, वो एक्सपेंशन वाल्व में जाएगी, और एक्सपेंशन वाल्व उसके प्रेशर को भी डिक्रीज करेगा, उसके टेम्परेचर को भी डिक्रीज करेगा, और उसके बाद जब एक्सपेंशन वाल्व से वो डिक्रीज हो जाएगी, वो फिर से वेपरेटर में चला जाएगा। और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। तो सेम प्रोसेस देखिए वही है जो आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में था, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही चलता रहेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आपका एयर कंडीशनर काम कैसे करता है। यहाँ पर आप देखिए, देख सकते हैं ये आपका एयर कंडीशनर में ये कंप्रेसर हो गया यहाँ पर, ठीक है नहीं। ये आपका कंप्रेसर के बाद क्या लगता है, कंप्रेसर के बाद इधर आपका कंडेंसर लगता है, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व, फिर इवेपोरेटर। ये आपका इस तरह से काम कर रहा है, आपकी जो साइकिल है वो उस तरह से चल रही है क्लॉकवाइज, ठीक है नहीं। तो देखिए ये इवेपोरेटर है आपका। इवेपोरेटर क्या करता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक फैन लगा रहता है इधर कमरे के अंदर की ओर, ठीक है नहीं। तो जो ये फैन है ये कमरे की हवा को, जो कमरे की एयर है उसे यहाँ से अंदर लेता है। इस साइड से आपके कमरे की एयर अंदर जाएगी। जब कमरे की एयर को फैन अंदर सक करेगा तो क्या होगा, ये कमरे की फैन इस इवेपोरेटर से होके जाएगी। अब इस इवेपोरेटर का टेम्परेचर बहुत डाउन है क्योंकि इसके अंदर ठंडा रेफ्रिजरेंट घूम रहा है। अब जब ये इस इवेपोरेटर से होके जाएगी तो क्या होगा, आपकी जो एयर है वो अपनी हीट से रेफ्रिजरेंट को दे देगी और आपकी हवा ठंडी हो जाएगी, और ये हवा घूम के इधर से दोबारा से फिर कमरे में आ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो आपकी जो कमरे की एयर है वो कमरे की एयर अंदर गई और वही एयर ठंडी होकर कमरे में बाहर आ गई, ठीक है नहीं। कोई एयर आपके बाहर से एटमॉस्फेयर से नहीं आती। आपका जो एसी है वो कमरे की हवा को ही लेता है, उसे ठंडी करता है और उसे बाहर उसी कमरे में छोड़ देता है, ठीक है नहीं। अब यहाँ से जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से तो आया था लिक्विड फॉर्म में, यहाँ से आपका चला जाएगा वो वेपर फॉर्म में, ठीक है नहीं। वेपर फॉर्म से कंप्रेसर उसे कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, कंप्रेस करने के बाद आपका यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हाई हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और आपकी जो स्टेट है वो आपकी वेपर ही रहेगी। फिर वो कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में क्या होगा, कंडेंसर में जब वो जाएगा यहाँ पर, तो कंडेंसर में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर भी फैन लगा हुआ होगा एसी में। एसी में यहाँ भी फैन लगा हुआ होगा, एक फैन इधर होगा, एक फैन आपका इधर होगा, ठीक है नहीं। तो ये फैन क्या करेगा, ये फैन इस कंडेंसर को एटमॉस्फेरिक एयर से ठंडा करेगा, ठीक है नहीं। जब एटमॉस्फेरिक एयर इस पर लगेगी तो इसके अंदर कंडेंसर के अंदर जो इवेपोरेटर, कंडेंसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट घूम रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो रेफ्रिजरेंट अपनी हीट इस फैन की एयर को दे देगा और आपकी जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। ये वो हिस्सा है एसी का जिस एसी के हिस्से में हमें गर्म हवा महसूस होती है, ठीक है नहीं। आपका जब रेफ्रिजरेंट है वो अपनी हीट रिजेक्ट कर देगा एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या होगा, वो फिर कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा जी एक्सपेंशन वाल्व में। तो इस जगह आपका जो वेपर लिक्विड था वो किस में, वेपर रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो प्रेशर है वो हाई रहेगा और टेम्परेचर आपका मीडियम हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब मीडियम टेम्परेचर हाई प्रेशर जो लिक्विड है वो एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व में जाने के बाद आपका लो प्रेशर हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा, और आपका जो लिक्विड है, जो लिक्विड जो आपका था वो यहाँ भी लिक्विड रहेगा। और यही प्रोसेस बार बार फिर यहाँ से इवेपोरेटर में चला जाएगा। यही प्रोसेस आपका बार बार एयर कंडीशनिंग में चलता रहेगा। तो ये थी भैया एयर कंडीशनिंग, कि एयर कंडीशनिंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है, और उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट घूमता है वो किस तरह से ठंडा होता है। ये हमने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं, देखिए एप्लीकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग। जो आपके एयर कंडीशनिंग है उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पर हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन आप सब जानते भी हैं कि एसी कहाँ कहाँ लगाई जाती है, इंडस्ट्री में लगाई जाती है, रेसिडेंस में लगाई जाती है, ऑफिस में लगाई जाती है, लाइब्रेरी में लगाई जाती है, रेस्टोरेंट में लगाई जाती है। सभी जगह जहाँ जहाँ लगती है वहाँ एप्लीकेशन हम लिख सकते हैं। तो उसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको जहाँ भी आपने एसी लगी हुई देखी वो आप उसके एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। तो देखिए एयर कंडीशनिंग विच वाज वंस कंसिडर्ड एज लग्जरी हैज नाउ बिकम ए नेसेसिटी इन आवर डे टू डे लाइफ। एयर कंडीशनिंग जो है, जो एक समय में लग्जरी आइटम होता था, आपने देखा होगा कि आज से 15-20 साल पहले आपको किसी किसी घर में एसी लगी हुई दिखती थी, यानी वो लग्जरी आइटम था, जिसके पास पैसा ज़्यादा था वही लगा सकता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में ये ज़रूरत हो गई, ठीक है नहीं। आपको हर तीसरे चौथे घर में एसी नज़र आ जाएगी लगी हुई। यहाँ तक कि अब तो गांव में भी एसी लगाने लगे लोग। पहले गांव में एसी देखने को नहीं मिलती थी, अब वहाँ तक भी एसी लोग
लगाने लगे हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए द एयर कंडीशनिंग हैज एप्लीकेशन इन मच फील्ड सच एज, पहला एप्लीकेशन है रेसिडेंशियल एंड ऑफिस बिल्डिंग। आपका जो रेसिडेंशियल है जहाँ आप रहते हैं या जो आप जिस ऑफिस में आप काम करते हैं उन बिल्डिंगों में आपको एसी लगा हुआ मिल सकता है। सेकंड है आपका हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, इन सब में एसी का यूज होता है एयर कंडीशनिंग का। थर्ड है लाइब्रेरी, म्यूजियम, कंप्यूटर सेंटर एंड रिसर्च लेबोरेटरी, इन सब जगह भी एसी का यूज होता है एयर कंडीशनर का। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, आजकल तो कार के अंदर, बस के अंदर, रेल के अंदर, एयरक्राफ्ट में, सबमरीन में, सभी जगह एसी लगा हुआ होता है क्योंकि हमें कंफर्ट जोन चाहिए और कंफर्ट जोन के लिए हम क्या करते हैं, एसी का यूज करते हैं। अब मैंने देखे जैसे इंडस्ट्री का एप्लीकेशन बताया था कि प्रिंटिंग है, टेक्सटाइल है, फोटोग्राफिक प्रोडक्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें कलर का काम होता है। तो कलर के लिए क्या होता है, आपको मॉइस्चर जो एयर में होता है उसे कंट्रोल करना होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, वरना आपके जो कलर है वो फैल जाते हैं। तो उन सब से कलर ना फैलें, आपकी वर्किंग अच्छी हो, वर्किंग कंडीशन क्रिएट करने के लिए हमें इन इंडस्ट्री एरियो में एसी का यूज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फूड एंड प्रोसेस इंडस्ट्री, आपके जो खाने पीने का आइटम होते हैं उन्हें ठंडा रखने के लिए भी, उस स्पेस को ठंडा रखने के लिए भी हम एसी का यूज करते हैं, ठीक है नहीं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रक से हम सामान को, खाने के सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाते हैं, तो उसे ताज़ा रखने के लिए, उसे सेफ रखने के लिए हम उसके अंदर भी एसी लगाते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, तो उस जहाँ स्पेसिफिक कंडीशन हमें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहाँ पर भी हम एसी का यूज करते हैं। इन मेडिकल एंड हॉस्पिटल, मेडिकल में भी आपने देखा हो दवाइयों को रखने के लिए या मतलब जो है हॉस्पिटल में कंफर्ट जोन क्रिएट करने के लिए मरीजों के, वहाँ भी हम एसी का यूज करते हैं। इन एयरपोर्ट, बस स्टैंड फॉर कंफर्ट ऑफ पैसेंजर, एयरपोर्ट पर, बस स्टैंड पर भी एसी लगा हुआ होता है जिससे कि आपके जो पैसेंजर हैं उन्हें कंफर्ट फील हो सके। और यूज्ड इन केमिकल प्लांट, बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो जिन्हें आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही रख सकते हैं और उनसे जब आप यूज करते हैं किसी भी दवाई बनाने में, कोई भी केमिकल क्रिएट करने में, तब आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। वो किससे मिलता है आपको, वो मिलता है आपको एयर कंडीशनिंग से। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इससे अलावा एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जो आपको याद आ रहे होंगे, वो भी आप उसमें लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही लिखना है आपको। तो ये था आपका, देखिए एयर कंडीशनिंग क्या होती है और एयर कंडीशनिंग के एप्लीकेशन क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया सारा का सारा, आपके समझ में भी आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दो टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं, एयर कंडीशनिंग और साइक्रोमेट्री। अब हम चलते हैं साइक्रोमेट्री पर, ठीक है नहीं। तो देखिए बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो देखते देखते आप कमेंट कर दें कि हाँ भाई आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें भी आउटपुट मिलता रहे कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है अच्छी लिखें, आपको अच्छी नहीं लग रही है तो वो भी लिखते हैं आप, ठीक है नहीं। लाइक जरूर करें वीडियो को, और वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड हैं वो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप इस वीडियो के बारे में उन्हें जरूर बताएं, उन्हें शेयर जरूर करें, ठीक है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइकोमेट्री। तो देखिए पहले जान लेते हैं कि साइकोमेट्री होती क्या है। साइकोमेट्री टर्म्स क्या क्या होती हैं वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें साइकोमेट्री का ही पता होना चाहिए। तो देखिए साइकोमेट्री जो होती है, साइकोमेट्री इज द साइंस ऑफ स्टडीइंग द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मॉइस्ट एयर। आपकी जो इन्वायरमेंट की जो एयर है, जो हमारे एयर आसपास घूम रही है, इसे कहते हैं मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ड्राई एयर और मॉइस्चर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है नहीं। ड्राई एयर, सूखी एयर में अगर हम मॉइस्चर को मिला दें, पानी को मिला दें, तो वो बन जाती है मॉइस्ट एयर। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जिस साइंस के अंदर हम मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं वो कहलाती है आपकी साइक्रोमेट्री। क्या कहलाती है, साइक्रोमेट्री कहलाती है। एंड द यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी टू एनालाइज द कंडीशन एंड प्रोसेस इन्वॉल्विंग मॉइस्ट एयर। और हम उसे कहाँ यूज करते हैं, हम उन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं मॉइस्ट एयर की कंडीशन में और उसके प्रोसीजर को एनालाइज करने में, ठीक है। तो देखिए फॉर मैनी पर्पज और द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एयर कैन बी एज्यूम टू बी एन मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। मैंने आपको बताया है कि हमारी जो रियल एयर है, जो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में घूम रही है, चल रही है, ये एयर दो चीज़ों को कंपोनेंट होती है, दो चीज़ों को कॉम्बिनेशन होती है। वो कंपोनेंट से आपके ड्राई एयर और वाटर वेपर, ठीक है नहीं। वाटर वेपर और ड्राई एयर दो कंपोनेंट है जिनके कॉम्बिनेशन से आपकी रियल एयर बनती है, ठीक है नहीं। तो ये थी आपकी देखिए साइक्रोमेट्री। अब साइक्रोमेट्री टर्म्स कौन कौन सी होती है उनकी बात करते हैं।
तो पहली जो टर्म्स है आपकी साइक्रोमेट्रिक टर्म्स वो है जी ड्राई एयर। क्या है? ड्राई एयर। ड्राई एयर का मतलब होता है सूखी एयर, यानी ऐसी एयर जिसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर कंटेंट ना हो। जैसे आपने लू के समय में देखा होगा कि लू के समय में बिल्कुल सूखी हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता जरूर है, क्योंकि वो तो आपकी जो है रियल एयर है, रियल एयर में कुछ ना कुछ क्वांटिटी जरूर रहती है, लेकिन उस समय पर एयर में आपकी जो मॉइस्चर की क्वांटिटी होती है वो सबसे कम रहती है, ठीक है नहीं। और ड्राई एयर तो ऐसी एयर उसमें 0% ही रहती है, उसमें तो बिल्कुल मॉइस्चर होता ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो देखिए द प्योर ड्राई एयर इज मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, नियोन, हीलियम एटसेट्रा। आपको पता है कि जो आपकी एयर होती है उसमें कौन कौन सी गैस होती हैं? उसमें नाइट्रोजन होती है, उसमें ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है, आर्गन होती है, नियोन होती है, हीलियम होती है, और भी बहुत सारी गैसें उसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रहती हैं। बट द नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21% हैव द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में जिसके अंदर लगभग 10-12 गैसें रहती हैं, उन 10-12 गैसों में 2 ही गैस ऐसी हैं जिनका मेजर पोर्शन उसके अंदर होता है। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो हमारी एयर में 78% 78% नाइट्रोजन होती है, और 21% यानी 21% ऑक्सीजन रहती है, यानी 99% में तो लगभग ये दोनों हो जाते हैं। और बाकी जो बची आपके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, नियोन, हीलियम, ये सब आपकी केवल 1% में ही काउंट होती है, ठीक है नहीं। यानी इनकी क्वांटिटी या इनका जो रेशियो होता है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। तो देखिए द प्योर ड्राई एयर डज नॉट ऑर्डिनरी एग्जिट इन नेचर बिकॉज इट ऑलवेज कंटेन सम वाटर वेपर। इसने कहा है कि जो प्योर ड्राई एयर है वो एग्जिट ही नहीं करती नेचर में। क्यों एग्जिट नहीं करती? क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब लू चलती है उस समय मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम रहता है, लेकिन रहता जरूर है। ऐसा नहीं होता कि मॉइस्चर कंटेंट हो ही ना, ठीक है नहीं। और ड्राई एयर, प्योर ड्राई एयर वो कहती है कि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 0% होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो नेचर है, नेचर में ड्राई एयर एग्जिट नहीं करती, ठीक है नहीं। तो देखिए द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डज नॉट प्रेजेंट इन ड्राई एयर। ड्राई एयर में आपका जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो फॉर साइक्रोमेट्रिक पर्पज ड्राई एयर इज एज्यूम टू बी ए प्योर सब्सटेंस एंड नॉट ए मिक्सचर। तो साइक्रोमेट्रिक पर्पज के लिए हम ड्राई एयर को मिक्सचर नहीं कह सकते, क्योंकि मिक्सचर होता है 2 कंपोनेंट्स का, ठीक है नहीं। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तो केवल एक ही कंपोनेंट है ड्राई एयर, इसके अंदर वाटर वेपर नहीं है। तो हम इसे मिक्सचर में काउंट नहीं करते, हम इसे प्योर सब्सटेंस में काउंट करते हैं कि प्योर ड्राई एयर जो है आपकी वो प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखिए नेक्स्ट जो साइक्रोमेट्रिक टर्म्स है आपकी वो है मॉइस्चर। मॉइस्चर देखिए नाम से पता चल रहा है ऐसी एयर जिसके अंदर मॉइस्चर हो, ऐसी एयर जिसके अंदर मॉइस्चर हो क्या कहलाएगा? मॉइस्चर कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए इट इज ए मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। ये किसका मिक्सचर है? ये मिक्सचर है आपका ड्राई एयर और वाटर वेपर का। किसका मिक्सचर है? ड्राई एयर और वाटर वेपर का। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जो अमाउंट है आपकी वाटर वेपर की वो किस में प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है आपकी एयर में। किस में प्रेजेंट होती है? एयर में प्रेजेंट होती है। और एटमॉस्फेरिक एयर ऑलवेज कंटेन सम वाटर। जो आपकी एटमॉस्फेयर की एयर है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी वाटर की जरूर रहती है, भले ही कितनी गर्म हवा चल रही हो, लेकिन उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी, वेपर की क्वांटिटी कुछ ना कुछ परसेंट जरूर रहेगी, ठीक है नहीं। तो देखिए मॉइस्चर क्या हो गया आपका? मिक्सचर हो गया ड्राई एयर और वाटर वेपर का। और जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, इस एयर में आपकी वाटर वेपर की क्वांटिटी कुछ ना कुछ जरूर होती है, ठीक है ना। और एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो ऑलवेज कंटेन सम वाटर, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी आपकी वाटर की जरूर होती है। तो ये थी आपकी देखिए मॉइस्चर। बस कुल मिला के ध्यान रखना कि मॉइस्चर जो है वो वाटर वेपर और ड्राई एयर का कॉम्बिनेशन होता है, तो ड्राई एयर और वाटर वेपर का मिक्सचर होता है। और जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसमें जो क्या होती है, उसमें कुछ ना कुछ वाटर जरूर होता है, तो उसे हम मॉइस्चर ही कहते हैं। आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसे मैं मॉइस्चर भी कह सकता हूँ। थर्ड आता है देखिए ह्यूमिडिटी। थर्ड क्या आता है? ह्यूमिडिटी आता है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखिए ह्यूमिडिटी कहते हैं आर्द्रता को। आर्द्रता मतलब नमी, यानी आपकी
जो एयर है उसमें कितनी नमी है, वो आपकी ह्यूमिडिटी कहलाता है। अब इसे मेजर कैसे करते हैं, देखिए नमी को ये देख लेते हैं। देखिए, इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। ये किसका मास है, इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर, ये वाटर वेपर का मास है, यानी जो एयर के अंदर जो वाटर मिला हुआ है उस वाटर का मास है इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। आप अगर 1 किलो ड्राई एयर को ले लें और उस 1 किलो ड्राई एयर में जितने ग्राम क्या होगा, जितने ग्राम में जितना मास वाटर वेपर का होगा वो कहलाएगा उसकी ह्यूमिडिटी, ठीक है नहीं। एंड इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, यानी 1 किलोग्राम ड्राई एयर में जितने ग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट होगा वो कहलाएगी उसकी ह्यूमिडिटी, ठीक है नहीं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो। ह्यूमिडिटी को आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं, ये ह्यूमिडिटी रेशियो भी कह सकते हैं। तीनों में से किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमिडिटी रेशियो क्या है, या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, या ह्यूमिडिटी क्या है। क्लियर है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिटी क्या है, इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। 1 किलो ड्राई एयर में कितने ग्राम वाटर वेपर है वो आपका ह्यूमिडिटी कहलाती है। और इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ठीक है नहीं। देखिए, फोर्थ जो साइक्रोमेट्रिक टर्म है आपकी वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो फोर्थ में देखिए आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। देखिए, मेजर करने का तरीका अलग हो जाता है ये भी ह्यूमिडिटी ही, वो भी ह्यूमिडिटी तो जो मैंने पढ़ी है अभी, ये भी ह्यूमिडिटी है, लेकिन ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। इसे मेजर कैसे करेंगे ये देख लीजिए। देखिए, इट इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब और ड्राई एयर, यानी वहां तो हम निकाल रहे थे मास ऑफ वाटर वेपर इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर, यानी उसके मास में 1 किलोग्राम मास में कितनी वाटर वेपर है। लेकिन यहाँ आप मास में नहीं देख रहे, यहाँ आप देख रहे हैं वॉल्यूम में। किसमें, वॉल्यूम में। अगर मैं 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब जिसका वॉल्यूम है ड्राई एयर का, उसमें मेजर करूँ कि उसमें कितना आपका वाटर वेपर का मास है, कितने ग्राम उसके अंदर वाटर वेपर है, तो वो कहलाएगी आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्लियर है। एंड इट जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई एयर। इसे किस में एक्सप्रेस करते हैं, इसे एक्सप्रेस करते हैं, इसे दिखाते हैं ग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई एयर, यानी 1 क्यूबिक मीटर में कितने ग्राम आपके वाटर वेपर है उससे डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है देखिए ग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। तो अगर मैं ग्राम पर क्या कर रहा हूँ, ग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर कर रहा हूँ तो वो कहलाएगी ह्यूमिडिटी या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अगर मैं कर रहा हूँ ग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, वॉल्यूम में उसे देख रहा हूँ, तो वो कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब 5th नंबर देखिए आता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये भी ह्यूमिडिटी है, ये भी ह्यूमिडिटी का ही टाइप है। पहली थी ह्यूमिडिटी या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो, दूसरा था आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और थर्ड है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। थर्ड क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है देखिए, इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज। ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, रेशियो में कन्वर्ट होगा। किस में शो होगा, रेशियो में शो होगा, और उसे परसेंटेज में शो करेंगे। किस में शो करेंगे, परसेंटेज में, यानी ये परसेंटेज में निकल के आएगी ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम of air to maximum amount that the air could hold under the same pressure and temperature condition। अब देखिए समझ लीजिए क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेशियो है, किसका रेशियो है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम, यानी जो आपको वॉल्यूम दिया गया है एयर का, उस दिए हुए वॉल्यूम में कितना अमाउंट वाटर का प्रेजेंट है, फिलहाल कितना अमाउंट वाटर का उस वॉल्यूम में प्रेजेंट है, अपॉन में क्या आएगा, मैक्सिमम अमाउंट दैट द एयर कुड होल्ड अंडर द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। उसी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में, जिस प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में आपने एक्चुअल अमाउंट को मेजर किया है, उसी अमाउंट में वो मैक्सिमम कितने वाटर वेपर को क्या कर सकता है, कितनी वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है, ठीक है नहीं। उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी एक्चुअल में कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है अपॉन मैक्सिमम कितनी अमाउंट वाटर वेपर की हो सकती है उसी सेम कंडीशन में, वो कहलाती है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ज़्यादातर हम जब
अब देखते हैं कि भाई कितनी नमी है, कितनी जो आपकी ह्यूमिडिटी कितनी है मौसम में, तो वो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही दिखाता है। आप देखना वो हमेशा आपको परसेंटेज में ही दिखाएगा कि भाई इतने % ह्यूमिडिटी है। तो आप समझ लीजिए कि परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है कि इसके अंदर इतनी ह्यूमिडिटी है और मैक्सिमम ये इतनी ले सकता है, उन दोनों के रेशियो से निकल कर ये आई है। क्लियर है नहीं? अब 5 देखिए, 5 आपकी साइक्रोमेट्रिक टर्म हो गई। छठी जो टर्म है आपकी वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। 6 जो टर्म है वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो 6 नंबर का जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखिए क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है ड्राई बल्ब, यानी ऐसा बल्ब जो ड्राई हो, जो सूखा हो, ठीक है नहीं, उससे जो हम टेम्परेचर मेजर करेंगे वो कहलाएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। देखिए हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, आपने सुना होगा थर्मामीटर। थर्मामीटर में आगे की साइड में किस तरह का बल्ब लगा रहता है, देखा होगा आपने, जिसमें मरकरी भरी रहती है, ऊपर एल्कोहल भरा रहता है, नीचे मरकरी भरी रहती है, ठीक है नहीं। तो आपका जो है देखिए इसमें जो ड्राई जो बल्ब है ये ड्राई होगा, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखिए आपका, इट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एयर वेपर मिक्सचर रिकॉर्डेड बाई ए थर्मोमीटर। ये क्या है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है किसका, आपका एयर वेपर का। जो आपका एयर और वेपर का जो मिक्सचर है, जो एयर और आपका जो वाटर वेपर का जो मिक्सचर है, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा ये उसे रिकॉर्ड करेगा, ठीक है नहीं। जैसे आपका जो कमरा है, आपका कमरे का टेम्परेचर आप बताते हैं कि 35 डिग्री है, 36 डिग्री है, तो वो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है नहीं। व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, जब जो एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है वो इस बल्ब को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है नहीं। द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ब्रीफली रिटर्न है डीबीटी, इसे डीबीटी से भी नोट करते हैं, डी फॉर ड्राई, बी फॉर बल्ब, टी फॉर टेम्परेचर। यानी शॉर्ट में मैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर को डीबीटी भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, डीबीटी। क्लियर है? और इट जनरली डिनोटेड बाय टीडी और टीडीबी, इसे टीडी से भी डिनोट कर सकते हैं। टीडी का मतलब टेम्परेचर ऑफ ड्राई बल्ब, या टीडी बी यानी ड्राई बल्ब, डी फॉर ड्राई, बी फॉर बल्ब, ठीक है नहीं। दिस टेम्परेचर इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर कंटेंट इन द मिक्सचर। आपका जो एयर का और वेपर का मिक्सचर है, वाटर वेपर का, वो वाटर वेपर इस ड्राई बल्ब के टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है नहीं, इसलिए हम इसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर आप मेजर करते हैं वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट आपका देखिए आता है वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है नहीं। देखिए नहीं, टेम्परेचर तो बल्ब से ही मेजर हो रहा है, ये तो नाम से पता चल रहा है, लेकिन वेट का मतलब वो बल्ब कहीं ना कहीं मॉइस्चर प्रेजेंट से अफेक्ट हो रहा है। किससे अफेक्ट हो रहा है? मॉइस्चर प्रेजेंट से, जो कि वाटर में या एयर में आपकी वाटर की मात्रा जो घुली हुई है वो उससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, ठीक है नहीं। अगर वो अफेक्टेड होगा तो उस टेम्परेचर को कहेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर। तो देखिए इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय ए थर्मोमीटर व्हेन इट्स बल्ब इज कवर्ड बाय ए वेट क्लॉथ। अगर मैं जो आपका जो बल्ब है, देखिए जो आपका टेम्परेचर थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर का जो नीचे बल्ब लगा है, इस बल्ब के चारों ओर एक गीला कपड़ा लपेट दूं, इसका एक गीला कपड़ा लपेट दूं पानी से भीगा हुआ, तब जो वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा वो टेम्परेचर कहलाएगा आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। क्या कहलाएगा? वेट बल्ब टेम्परेचर। तो देखिए व्हेन द एयर पास ओवर द वेट क्लॉथ, जब आपकी जो रूम की एयर होगी वो इसके संपर्क में आएगी तो क्या होगा, इसके संपर्क में आने के बाद वो एयर अपनी हीट किसे दे देगी, वो अपनी हीट दे देगी इस वाटर को, ठीक है नहीं, जो आपका गीला कपड़ा है। और जब अपनी हीट वो इस वाटर को देगी तो ये वाटर क्या हो जाएगा, ये वाटर अपने लेटेंट हीट के एक बार हीट लेकर वेपराइज हो जाएगा, ठीक है नहीं। और आपकी जो एयर थी वो ठंडी हो जाएगी, एयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ से जो टेम्परेचर मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो एयर कॉन्टैक्ट में आ रही है वो बल्ब के टेम्परेचर कॉन्टैक्ट में आने से पहले गीले कपड़े के कॉन्टैक्ट में आ गई और उसने अपनी हीट उस गीले कपड़े में अंदर जो पानी है उसे दे दी, ठीक है नहीं। जब वो अपनी हीट उस गीले कपड़े के पानी को दे देगी तो आपकी एयर ऑटोमेटिक ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसकी हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कपड़े के अंदर पानी के कंटेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है नहीं। ये है वही इसने कहा, देखिए द मॉइस्चर कंटेन इन द क्लॉथ टेंड्स टू इवेपोरेट that produce cooling effect at the bulb and an equilibrium temperature lower than that of air stream is recorded। यानी जो आपका मॉइस्चर कंटेंट होगा कपड़े के अंदर वो क्या करेगा, वो हवा से हीट को लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा, लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएगा, डेट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट, जिससे आपका
कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो टेम्परेचर आपको लोअर देन मिलेगा, किससे, जो आपके एयर का टेम्परेचर था उससे कम मिलेगा, ठीक है नहीं। तो देखिए सच ए थर्मोमीटर इज कॉल्ड वेट बल्ब थर्मोमीटर, इस बल्ब को वेट बल्ब थर्मोमीटर कहते हैं। और वेट बल्ब टेम्परेचर ब्रीफली रिटर्न है WBT, ठीक है नहीं। जो आपका थर्मोमीटर हम यूज कर रहे हैं वेट बल्ब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उस थर्मोमीटर को तो कहेंगे वेट बल्ब थर्मोमीटर, ठीक है नहीं। और जो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर है उसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं WBT, W फॉर वेट, B फॉर बल्ब, T फॉर टेम्परेचर। उसे DBT कहा था ड्राई बल्ब टेम्परेचर को, इसे WBT कह सकते हैं, ठीक है भाई। एंड इज जनरली डिनोटेड बाय TW और TWB। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं TW से या TWB से। W का मतलब होता है वेट या WB का मतलब हो गया वेट बल्ब, तो इसे W या वेट बल्ब से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए द वेट बल्ब टेम्परेचर इज लोअर देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, क्योंकि इसने अपनी हीट किसे दे दी, उस गीले कपड़े के अंदर जो पानी है उसे दे दी, आपकी कूल एयर ठंडी हो गई, तो हमेशा जो इसका टेम्परेचर जो रहेगा वेट बल्ब का वो ड्राई एयर से कम रहेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपकी साइक्रोमेट्रिक टर्म है वो है वेट बल्ब डिप्रेशन। देखिए वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होगा आपका, कि गीला कपड़ा लगाने से आपका कितना टेम्परेचर कम हुआ। भाई अगर आपने गीला कपड़ा नहीं लगाया तो वहाँ से तो मिलेगा आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और जब आपने गीला कपड़ा लगाया तो आपको मिलेगा वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है नहीं। तो उन दोनों के से जो आपको डिफरेंस नजर आएगा, वहाँ से जो टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा वो कहलाएगा वेट बल्ब डिप्रेशन। देखिए वही इसने कहा होगा इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, ये किसी भी पॉइंट पर उसी समय वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना दे रहा है और वेट बल्ब टेम्परेचर कितना दे रहा है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस आपका कहलाएगा वेट बल्ब डिप्रेशन, ठीक है। तो देखिए द वेट बल्ब डिप्रेशन इंडिकेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। ये जो वेट बल्ब डिप्रेशन है ये किसे इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, किसकी, एयर की, कि एयर के अंदर कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं किसका इफेक्ट हो रहा है, वो आपका मॉइस्चर का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्या आता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। देखिए ड्यू का मतलब होता है बूंदे। क्या होता है, ड्यू का मतलब बूंदे होती हैं, ठीक है नहीं, पानी की जो बूंदे होती हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय ए थर्मोमीटर व्हेन द मॉइस्चर वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट बिगिंस टू कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है कि जो आपकी जो वाटर वेपर है, आपकी जो वाटर की जो वेपर है एयर के अंदर, जो वेपर फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, अगर वो गैस से लिक्विड में चेंज होने लगे, किससे, वेपर से लिक्विड में चेंज होने लगे, वो जो आपकी वाटर वेपर है वो किस में चेंज हो जाए, वाटर वेपर आपकी कंडेंस हो जाए। कंडेंस का मतलब होता है वेपर से वो लिक्विड में चेंज होने लगे। तो जिस टेम्परेचर पर आपकी एयर के अंदर जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर आपकी वाटर लिक्विड में चेंज होने लगे, उस टेम्परेचर को कहूँगा मैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में एयर के अंदर जो आपका मॉइस्चर है वो मॉइस्चर वो वेपर की फॉर्म में है, वो वेपर से सीधा लिक्विड की फॉर्म में चेंज होने लगता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। क्या आता है, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन का मतलब होता है एक तरह से डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें भी किसी ना किसी का डिफरेंस है। तो देखिए इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द एयर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो आपने मेजर करा वो, और जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है यानी जिस पॉइंट पर आपका जो लिक्विड की जो वेपर है वो वेपर से लिक्विड में चेंज हो रही है, वो वेपर जो है आपकी उस समय जो आपका टेम्परेचर आ रहा है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ रहा है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, उस डिफरेंस को कहेंगे ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। क्या कहेंगे, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, दोनों टॉपिक आपके कवर हो गए। एयर कंडीशनिंग क्या है, क्या उसके एप्लीकेशन है, और साइक्रोमेट्रिक टर्म क्या है, और कितनी तरह के साइक्रोमेट्रिक टर्म होती हैं, साइक्रोमेट्रिक किसे कहते हैं, ये सब यहीं पर पूरा होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।